Hello dosto, my name is Shandeep Kumar and here we are going to discuss some analysis, news analysis. So this is my Telegram ID and if you want you can send me message here and this is my Unacademy profile. So here you can follow me and this is my Telegram channel that is for UPSC civil service exam. You can join me here for if you are preparing for other exam. You can join this channel that will also help you in preparing of CSET. So come to first news. Ban sex selective surgeries on intersex infants and children. So what is intersex infants and children? दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में जन्म लेते हैं जो जिनका जो मेंटल सेक्स होता है, यानी जो उनका मानसिक सेक्स होता है, मेंटल सेक्स वो उनके रियल सेक्स से मैच नहीं करता। लाइक एक लड़का है जो मेंटली अपने आप को लड़की समझता है, वो लड़कियों जैसा जो है फील करता है या लड़कियों जैसा ही है और उसका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे सिचुएशन होती है इंटरसेक्स की और उसमें क्या होता है हमें उसमें इस तरह में वो एक तरह से मेंटली यू कैन से दैट ही इज नॉट फीलिंग मेंटली गुड। मतलब आप एक जैसे अंदर से आप एक लड़की हो और बाहर से लड़का हो, तो एक दो आपको क्या होता है ना, आपको दो पर्सनालिटी जीनी पड़ती है, लड़की और लड़के की, क्योंकि आप बेटर फील करते हो जब आप एक लड़की के रूप में जो है मतलब वो जो इंटर इस टाइप के पर्सन होते हैं वो एक बेटर फील करते हैं जब वो अपनी जो है जो मेंटल पर्सनालिटी होती है उसमें जीते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरसेक्स इन्फेंट्स सर्जरी की जाती है। मतलब उसका जो उसका रियल मेंटल वो है उसमें उसको चेंज करते हैं। सो दिल्ली कमीशन फॉर सो यहाँ पे क्या न्यूज आई है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स in an order on Wednesday recommended that Delhi government should declare a ban on medically unnecessary sex selective surgeries on intersex infants and children except in the case of life threatening situation। जब किसी का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तभी केवल इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा दिल्ली कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इनका कहना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई भी रूल्स बनता है तो उस रूल्स का बहुत ही जल्दी उसका मिसयूज होने लगता है। तो उस मिसयूज के लिए से बचाने के लिए बच्चों को उन्होंने इस तरह का एक गाइडलाइंस रिकमेंड किया या इस तरह का एक जो है एक कानून बनाने की सिफारिश की है। जैसे आप देखेंगे सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी को लोग बिजनेस के रूप में यूज करने लगते हैं। सरोगेसी क्या था कि अगर किसी महिला के संतान नहीं है, किसी दंपति यानी पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के कोई भी मतलब संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ कि सरोगेसी के द्वारा उसको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती थी, कि जिसमें जो है कोई जो सरोगेट मदर है, यानी सरोगेसी का अर्थ होता है कि किराए की कोख लेना। तो वहां से लेकिन क्या हुआ कि इसको एज ए बिजनेस यूज करने लगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुरू हो जाता है शोषण। तो उसी शोषण को रोकने के लिए सरकार जो है कानून लेके आई। तो यहाँ पे वही चीज है कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब चाइल्ड राइट्स वायलेट होने लगते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे सपोज करो किसी के लड़की हुई है और उसको लगता है केवल लड़की है और उसको लगता है कि नहीं हमें लड़का चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो उस लड़की का सेक्स चेंज करवा के उसको लड़का बनाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन से जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वहां पे क्या होता है, जो बच्चों के अधिकार होता है, जो चाइल्ड राइट्स होता है, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जो इस तरह के रूल्स होते हैं, इंटरसेक्स पीपल आर ट्रीटेड एज डिसेबल। तो क्या है ट्रीटेड, सॉरी, तो इंटरसेक्स पीपल उनको डिसेबल्ड ट्रीट किया जाता है, हेंस are approached through a medical lens, reducing them to an impairment leading to medical intervention that can lead to long-term impairments and require lifetime
मेडिकल केयर, तो उनको क्या होता है ना, वो एक डिसेबल्ड एज ए डिसेबल्ड ट्रीट होते हैं, तो उनको इस चीज से अगर इस टाइप की सर्जरी होती है तो हो सकता है उनको जो है लाइफ टाइम मेडिकल केयर की जरूरत पड़े। तो प्रिया जो जो उन्होंने एक फाइल किया है प्रिया, तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज सर्जरीज आर कंडक्टेड विदाउट प्रेरियर फ्री एंड फुली इन्फॉर्म ऑटोनॉमस कंसेंट, तो बिना किसी कंसेंट के ही इनको जो है परफॉर्म कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह का वो कमीशन ने इस तरह की गाइडलाइंस दी हैं या इस तरह के सुझाव दिए हैं। द कमीशन सेड दैट इट कंडक्टेड एन इंक्वायरी इनटू ए प्लेयर दैट रिक्वेस्टेड सबमिशन फ्रॉम द दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सॉरी Government of NCT of Delhi, Department of Social Welfare, government and organization expert in that domain. Next है yes, the Supreme Court takes cognizance of contamination ऑफ रिवर्स। सो क्वालिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है, उसका कहना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, और जो पब्लिक हेल्थ है वो एक आर्टिकल, वो क्या है, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी। सो दो राइट देता है। तो यहाँ पे क्या है, जब क्वालिटी ऑफ, सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो रिवर का वाटर है वो जो कंटामिनेट हो रहा है, वो क्वालिटी ऑफ वाटर वो अफेक्ट कर रहा है पब्लिक की हेल्थ को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो से लिया है, सुमोटो लिया यानी अपने संज्ञान, स्वतः संज्ञान। सुमोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, खुद से जो है उस चीज पे एक पीआईएल जो है दायर करता है जब सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है। तो उसका कहना है कि ओपन सरफेस वाटर रिसोर्स इंक्लूड रिवर्स एंड दीज आर लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पानी, जो सतह का वाटर होता है, वो एक वाटर का जो बहुत मतलब जो वाटर का ओपन सरफेस वाटर जो होता है वो जो उसमें रिवर भी इंक्लूड होती हैं, और वो क्या है ना, लाइफ लाइन होता है मनुष्य की सभ्यताओं का। जैसे बहुत सी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो वाटर के, वो नदी के किनारे ही बसी हुई हैं। उसमें से एक जैसे हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो इस तरह से बहुत सारी सिविलाइजेशन है, उनका विकास ही नदी के किनारे हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राइट टू लाइफ है, सो राइट टू लाइफ डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर हैज ए डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी जो राइट टू लाइफ है, यानी जो पानी है, पानी का अगर क्वालिटी खराब होता है तो उससे पब्लिक हेल्थ पे असर पड़ता है, और पब्लिक हेल्थ जो होती है, पब्लिक हेल्थ वो लाइफ, राइट टू लाइफ से रिलेटेड होती है। तो जो आर्टिकल 21 है उसमें हमें दो ही राइट मिलते हैं, एक तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। बट राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही यू कैन से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स। ये जो राइट टू लाइफ है, आई थिंक दिस राइट इज आल्सो इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन आर्टिकल 2। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और इसी के अंतर्गत इन 2018 व्हेन इट वाज केस ऑफ हदिया। सो हदिया का केस काफी फेमस केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 21 में बोला था कि राइट टू मैरी इज आल्सो a fundamental right under right to life and personal liberty। यानी जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत एक लड़की या एक लड़के को अधिकार है कि वो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है। और ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में उस साल आया भी था। तो ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में आया था, उन्होंने
इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया था। तो राइट टू तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे, और ये आर्टिकल हमारा जो आर्टिकल 21 है ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, ये इंडियन और फॉरेन सिटीजन दोनों के लिए है। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। सो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम करता है, कोई ऐसा क्राइम जो बहुत सोसाइटी के लिए ठीक अच्छा नहीं है, मतलब किसी का, जैसे बहुत से लोगों को मर्डर करना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसका जो राइट टू लाइफ है वो केवल जो होता है वो ला, जो उस समय जो कानून है, कानून के अनुसार ही छीना जा सकता है। जैसे डेथ सेंटेंस देता है सुप्रीम कोर्ट, तो डेथ सेंटेंस में क्या होता है, उसका राइट टू लाइफ को छीना जा रहा है। तो वो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, तो जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर है उसी के द्वारा छीना जाता है, अन्यथा कोई भी जो है सरकार या संस्था किसी का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता। इसी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि नींद जो होती है, यानी स्लीपिंग, एक अच्छी नींद भी एक पर्सन का एक मौलिक अधिकार है अंडर दिस आर्टिकल। तो अगर कोई व्यक्ति है उसे जो है सही नींद, अच्छे से नींद लेने का भी अधिकार है। तो इसी, अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 21 को अच्छे से कि कौन कौन से जो केसेस आए हैं, तो उसमें बहुत से आपको जो है इस टाइप के निर्णय मिलेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे जो है अधिकारों को जोड़ा है, या इसी को डिस्क्राइब करने में वो जो सारे अधिकार हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के आई थिंक इसी के अंतर्गत जो है राइट टू प्राइवेसी भी होता है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन इसके अंतर्गत आपका राइट टू लाइफ में राइट टू डाई, राइट टू डेथ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जो इसमें जो है राइट टू डेथ नहीं आता है, कि आपको मरने का अधिकार जो है वो इस आर्टिकल में नहीं है, राइट टू लाइफ ही है। सो इन द बिगेस्ट इंडिजीनियस डिफेंस डील, ये क्या है, हमारा जो इंडिजीनियस डिफेंस डील है, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है मैन्युफैक्चरिंग 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये एयर इंडिया के इंडियन एयरफोर्स उसको जाएगा, और जिसका कॉस्ट कितना है 47,000 करोड़ है। सो ये एक इंफॉर्मेशन थी पेपर में। और इसके बाद आते हैं अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट इन पोर्ट टर्मिनल गोटाबाया जो राजपक्षे हैं उनका कहना है कि अदानी ग्रुप इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे, श्रीलंका में, वहाँ के टर्मिनल पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने में। इन हिज गवर्नमेंट फर्स्ट एडमिशन येट ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट in developing a container terminal at the strategically coveted Colombo port. President Gotabaya Rajapaksa on Wednesday said 49% of the investment will come from Adani. So जो ये पोर्ट है उस पे 49% जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो अडानी ग्रुप के द्वारा आएगी। Group and Adani Groups and other stakeholders, sorry. So Adani Group और other stakeholder के द्वारा आएगी। President Rajapaksa was addressing representative of port worker union amid their persisting resistance to any foreign investment in the proposed project to develop the East Container Terminal. द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विल नॉट बी सोल्ड आर लीज्ड, यानी इसको जो है वो बेचेंगे नहीं या किसी को लीज पर भी नहीं देंगे। ही एश्योर्ड देम एडिंग दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वुड काज नो हार्म टू श्रीलंका सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। तो जो गोटाबाया राजपक्षे हैं वहां उन्होंने कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी फॉरेन से, यानी इंडिया से, वो क्या है, वो श्रीलंका की जो सोवरेनिटी होती है उसको हर्ट नहीं करेगी या उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। श्रीलंका की सोवरेनिटी जो है वो हार्म नहीं होगी इस इन्वेस्टमेंट से। और वो जो ये पोर्ट है वो इसको ना तो किसी को लीज पे दे रहे हैं
और ना ही वो इसको बेच रहे हैं, ना ही वो इसको किसी को बेच रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अडल्ट्री अडल्ट्री लॉ मस्ट स्टे फॉर मिलिट्री गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहना है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें एडल्ट्री लॉ को उन्होंने खत्म कर दिया था। जो 497, आई थिंक 497 आईपीसी का धारा थी, तो उस धारा को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पर्सनल को इस एडल्ट्री उस उनके लिए अभी भी ये एडल्ट्री कानून लागू होना चाहिए। अब एडल्ट्री कानून क्या होता है, जैसे एक कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, वो किसी पुरुष के साथ अगर रिलेशन बनाती है दूसरे पुरुष के साथ, तो उसे वो होता है, वो क्या होता है, वो एडल्ट्री लॉ होता है। तो पहले क्या था कि एडल्ट्री लॉ में क्या होता था कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन होता है तो उसमें क्या होता था, एक पनिशमेंट होता था, ठीक है, और वो पनिशमेंट महिला को नहीं मिलता था, वो पनिशमेंट मेल पुरुष के लिए था, ठीक है, क्योंकि महिला एज ए मतलब यू कैन से दैट शी इज कंसीडर्ड एज ए property. In this case, you can say that she is considered a property of that पुरुष which she is married. So इसलिए जो है क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस लॉ को खत्म कर दिया था। तो अब वहां से फिर से क्या बात हो रही है, अब फिर से जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रहे हैं कि आप ये कानून मिलिट्री पर्सन के लिए लागू रखिए। क्यों लागू रखिए, क्योंकि क्या होता है कि मिलिट्री पर्सनल जो होता है वो बॉर्डर पे अपनी फैमिली से दूर, जैसे एक मिलिट्री पर्सन है उसको अक्सर जो है बॉर्डर पे अपनी फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके लिए जो है काफी डिफिकल्ट होता है कि वो अगर मान लो उसको वो अपने उसके पास टेंशन है अपनी फैमिली की, तो वो बॉर्डर पे अच्छे से सर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है जो हमारा मिनिस्ट्री है उसका कहना है, इसलिए वो इस बात को जो है बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस कानून को मिलिट्री पर्सन के लिए बनाए रखिए। तो यहाँ पे क्या है, एक 3 जजों की बेंच है। देखिए चूंकि ये फैसला जो है वो 5 जज की बेंच आया था। ये फैसला, चूंकि ये फैसला 5 जज की बेंच ने दिया था, तो उस फैसले को 3 जजों की बेंच नहीं खत्म कर सकती है या जो है हटा सकती। इसलिए क्या होगा कि इसमें एक बड़ी बेंच बनाएंगे। तो 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन said that plea had to be considered by a constitution bench because the original verdict striking down section 497 adultery of IPC was pronounced by a 5 judge bench in September 2010, क्योंकि 5 जज की बेंच ने फैसला दिया था, इसलिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाए। The judgment of 2018 created instability. It allowed a person charged with carrying on an adulterous or illicit relationship to take cover under the judgment. In case of adultery, even there is a charge against the accused, an argument can be raised that we are circumventing the law, and what could not be done directly is being done directly through these acts. So this is case कि यहाँ पे मिलिट्री पर्सन को थोड़ा सा जो है छूट मिलनी चाहिए, हमारा जो इस सेक्शन से है, मतलब मिलिट्री पर्सन के लिए इस सेक्शन को अभी भी लागू होना चाहिए। नाउ द 3 लॉज वर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 333। क्या है आर्टिकल 33 जो है वो क्या करता है, वो जो मिलिट्री पर्सनल है उनके लिए अलग से कानून या उन पर ये जो है जो फंडामेंटल राइट्स है उन पर लागू नहीं होने देता है या उनके लिए अलग से कानून बनाने की इजाजत देता है। तो फंडामेंटल राइट को मॉडिफाइड करने की इजाजत देता है आर्टिकल 33 फॉर पर्सनल्स। So Article 33 is also important for our exam purpose.
नेक्स्ट आरबीआई फॉर्म वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। तो आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है डिजिटल लेंडिंग के लिए। बेनिफिट एंड रिस्क इंटरवोवन इन सच प्लेटफॉर्म नीड रेगुलेशंस। सेंट्रल बैंक का कहना है कि इस तरह के बेनिफिट और रिस्क हैं उन पे इंटरवेन करने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म जरूरी है ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग यानी ऑनलाइन जो हमारा लेन देन होता है, यानी ऑनलाइन जो हम लोन लेते हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप्स टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज बाई अनरेगुलेटेड प्लेयर्स। तो इसमें से कुछ रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं और कुछ अनरेगुलेटर यानी जिनको लाइसेंस नहीं मिला होता है। So thank you for watching. Stay connected. We will discuss some more current affair in our next videos. That's it. Thank you.